आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमें जो अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो किस तरह बनाना चाहिए, कि हमें वहाँ पे कितने फ़ंड लेने हैं, कौन कौन से फ़ंड लेने हैं, हमारी जो भी रिस्क कैटेगरी है उसके हिसाब से। क्योंकि कई बार मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा गलतियां करते हुए देखा है। एक बार मैं CNBC देख रहा था, उसमें जो म्यूचुअल फंड के जो क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, जो डाउट पूछने के लिए लोग आते हैं, उस पर मैंने देखा कि एक पर्सन अपने बारे में बता रहा था कि उसने 2000 की SIP 20 फंड्स में करा रखी है। यानी उसने 40,000 रुपये को भी 20 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई कर रखा है और 6-7 लार्ज कैप ले रखे हैं, 6-7 मिड कैप ले रखे हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है उसने। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि इस तरह की जो गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको कौन से फ़ंड लेने हैं, आपको कैसे एक पोर्टफोलियो बनाना है, आपके लिए कितने फ़ंड ज़रूरी हैं और कितने फ़ंड आप मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं अपनी अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो के बारे में जानने से पहले आप फर्स्ट नो योर सेल्फ। आप अपने बारे में जानें कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करते, या आप मॉडरेट बैलेंस इन्वेस्टर है जो रिस्क थोड़ा लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते कि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और कैपिटल को रिस्क हो जाए, या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बंदे हैं। तो आपको तो रिस्क लेना ही है, आप फुल ऑन माइक्रो कैप स्मॉल कैप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, क्योंकि जो डिफरेंट आप पर्सन होंगे और जो आपकी रिस्क कैटेगरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहा है हो सकता है एक 20 ईयर्स का पर्सन हो जिसकी अभी जॉब लगी है, स्टार्ट कर रहा है, उसके पास अभी बहुत टाइम है, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, उसके रिटायरमेंट गोल्स जो हैं वो बहुत दूर हैं। हो सकता है इसको एक 40 ईयर ओल्ड देख रहा हो जिसका जो बच्चे हो चुके हैं, उनकी 3-4 साल में एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है और जो रिटायरमेंट का गोल है वो ठीक ठाक दूर है, ज़्यादा पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और हो सकता है इसको और भी लेटर एज के लोग देख रहे हो। तो जो सबकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल अलग होती है और कई लोगों का जो फंडामेंटल जो होता है बेसिक वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको कैटेगरी वाइज किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब मैं अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तब मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, उसमें गोल्ड फंड होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ है। लेकिन यहाँ जब अब इस वीडियो में हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी फंड की ही बात करने वाले हैं। तो देखिए कि जो इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो सेबी करता है और ये डिफरेंट टाइम पे चेंज होता रहता है। इस टाइम जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरीके से है कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनियां होती हैं टॉप 100 की जो मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनका 80% उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद मिड कैप आता है जहाँ पे 101 से लेके 250 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप कंपनीज आती हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड, इनको 65% इन्वेस्ट करना इनमें मिनिमम नेसेसरी होता है। स्मॉल कैप में होता है 250 से लेके बची हुई जितनी भी कंपनीज आती हैं और इनका भी मैंडेट इसी तरह है कि इनको मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्मॉल कैप फंड होता है लेकिन वो स्मॉल कैप में 50% कर रहा है, 50% लार्ज कैप में कर रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हटाने के लिए सेबी ने इसका जो कैटेगराइजेशन है वो डिफरेंट कर दिया है और थोड़ी सी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी छोड़ी है। यहाँ पे 35% की फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास, जहाँ पे वो थोड़ा गेम खेल सकते हैं कि मान लीजिए अगर स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की हो गए हैं, ज़्यादा उनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है जैसे कि 2017 में हुआ था, तो वो यहाँ पे कुछ लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ मिड कैप में भी कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड कैश पोजीशन भी कुछ कैरी करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिडेम्पशन आने लग जाए तो उनको वो चाहते हैं कि उन्हें स्टॉक्स ना बेचने पड़े, इसलिए वो कुछ कैश पोजीशन भी हमेशा अपने पास रखते हैं, साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो रखते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। मल्टी कैप ऐसे फंड होते हैं जिनको 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, इनमें ये मिनिमम इनको इन्वेस्ट करना ही करना है। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। और फ्लेक्सी कैप ऐसे फंड होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है। तो ये 100% लार्ज कैप भी हो सकते हैं, 100% मिड कैप भी हो सकते हैं, 100% स्मॉल कैप भी हो सकते हैं। इनकी जो वैरायटी है वो इस तरह की है, लेकिन यहाँ पे भी यही है कि 65% इनको कम से कम इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना होगा।
इस तरह की ये चीज़ है। जबकि यहाँ पे मल्टी कैप में इस तरह से कि 25% 25% और 25% इन तीनों में इनको इन्वेस्ट करना है और 75% ये हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे, सिर्फ 25% ही ये कैश पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड होते हैं जो कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स 30 इंडेक्स फंड है। ये क्या करते हैं, जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 में उसको सीधे के सीधे कॉपी कर लेंगे, सेंसेक्स 30 में जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनको सीधे से सीधे कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली ये मार्केट ही खरीद लेते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, 0.1-0.2% के लगभग आपको जनरली मिलेगा, इवन कई बार इससे भी कम होता है। तो ये क्या करते हैं कि सीधे के सीधे इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करने का ये मतलब है कि आप मार्केट को ही बाय कर रहे हैं। उसके अलावा कैटेगरीज होती है जैसे ELSS होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको जो टैक्स रिबेट होती है उसके लिए ये काम में आ सकता है। और साथ में इसमें जो मेन जो ये है कि इसमें 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन होता है और वो भी डेट के हिसाब से होता है कि अगर आप आज अगस्त 2023 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका आज जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो अगस्त 2026 तक यहाँ पे लॉक इन रहेगा, और जो सितंबर 2023 में करेंगे वो सितंबर 2026 तक वहाँ पे लॉक इन रहने वाला है। तो 3-3 साल के पीरियड में ये लॉक इन रहता है। अब ELSS किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, लार्ज कैप में भी हो सकते हैं, मिड कैप में भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप में भी हो सकते हैं। इवन अब ELSS के इंडेक्स फंड भी आ गए हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बेसिक समझना है वो आपको समझना है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड। अब आपने डिसाइड कर लिया हो कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, तो आप देखेंगे कि आप 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। या तो आप कंजर्वेटिव होंगे जिसको रिस्क बहुत ही मतलब न के बराबर रिस्क लेना है, जो मिनिमम रिस्क होता है इक्विटी का वही लेना है। सेकंड, आप मॉडरेट में होंगे जहाँ पे आपको ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही आपको रिस्क में चले गए, स्मॉल कैप खरीद लिए सारे, या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप इंडेक्स फंड ले लिए, आप मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे। या थर्ड कैटेगरी आपकी हो सकती है अग्रेसिव कैटेगरी, जहाँ पे आप फुल ऑन जाने वाले हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि यार जिस भी फंड में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, अभी पिछले 3 साल में रिटर्न ज़बरदस्त आया, आप कूद के सारा का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। या आप देखेंगे कि यार इस थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न आया, पूरा का पूरा पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। इन 3 कैटेगरी में आप बेसिकली फॉल कर रहे होंगे। थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपका रिस्क एपेटाइट सबसे ज़्यादा होने वाला है। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप एक चौथी कैटेगरी बनाइए, सिंपल है, उसमें आप बनाइए बैलेंस्ड। अब बैलेंस में आप कैटेगरी बना सकते हैं कि अगर आप बैलेंस में ऐसे पर्सन हैं जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, काफ़ी कम है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि 50-60% आपका जो पैसा है वो इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में आप रख सकते हैं, और 15-20% या 30% के लगभग आप मिड कैप या मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, 60-70% इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में रखने से ये होगा कि आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और बचा हुआ जो 30% है वो इन्वेस्ट करने का मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड में आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अल्फा आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, अगर आप बैलेंस कैटेगरी में मॉडरेट में आते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है, तो आपको क्या करना है कि 70% जाना है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या मिड कैप कैटेगरी में। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो 30% आपने प्रोटेक्ट कर लिया कि यार यहाँ तो मैं सेफ रहूँगा, और 70% आप यहाँ पे एक अच्छा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन रिस्क आपका एक्सट्रीमली हाई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अगर आप मान लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पकड़ते हैं तो 2 फंड को आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि अगर दोनों एक ही कैटेगरी के फंड है तो वो दोनों सेम रिस्क ले रहे होंगे, क्योंकि कई ऐसे फंड मिलेंगे जो वैल्यू फंड होंगे, कई होंगे जो ग्रोथ फंड होंगे, कई कॉन्ट्रा फंड होंगे। सबकी जो फिलॉसफी होती है फंड की वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिए आप ये समझ सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, मल्टी कैप जो कैटेगरी है उसमें जो रिस्क है वो मॉडरेट होता है। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके अलावा अगर आप बैलेंस में तीसरी कैटेगरी में आते हैं जहाँ आप अग्रेसिव है, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 20-30% आपको इंडेक्स फंड में, 40-50% आपको बीच में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी में रखना है, और 20% का गेम आप स्मॉल कैप में खेल सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आप ऑल एंड ऑल जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जब वो बढ़ते हैं तो बहुत अच्छे बढ़ते हैं। आपने इवन कोविड में भी देखा होगा कि जब लार्ज कैप फंड रिकवर करे, उनसे ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे, उनसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो बीटन डाउन भी बहुत होते हैं, तो उनमें जो वॉलीटिलिटी का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा स्मॉल कैप कैटेगरीज में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें हो सकता है कि ऐसा हो कि फंड जो है वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा हो पर फ्यूचर में ना कर पाए, क्योंकि मेजॉरिटी केस में क्या होता है कि जब
AUM बहुत कम होता है किसी का तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, क्योंकि जो कैपिटल का जो टर्नओवर है वो बहुत इजीली कर पाता है, फटाफट रोटेट कर पाता है जहाँ जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। पर जब ये फंड 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ के उसमें चले जाता है, तब वहाँ पे कैपिटल का जो टर्नओवर करना है, उसको रोटेट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने आप को एक बैलेंस बनाना है। अब कई बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे यार इंडेक्स फंड क्यों लेना है, तो मेरा ओपिनियन ये है, सबका अपना अपना मानना है कि आपके इंडेक्स फंड तो आपके होना ही चाहिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट अलोकेशन ज़्यादा होगा, अगर वो रिस्क एपेटाइट आपका ज़्यादा है तो वहीं इंडेक्स फंड में आपका कम हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए क्या होता है कि जो लार्ज कैप कैटेगरी हो, चाहे मिड कैप कैटेगरी हो, चाहे फ्लेक्सी कैप, कोई भी कैटेगरी हो, उसमें होता क्या है कि कई बार फंड मैनेजर चेंज हो जाता है। अब हम इन्वेस्ट करते हैं 15 साल 20 साल के लिए, हो सकता है 3-4 साल 5 साल बहुत अच्छा रिटर्न आए, लेकिन उसके बाद फंड मैनेजर चेंज हो जाए, उसकी फिलॉसफी चेंज हो जाए और वो फंड मैनेजर जो नेक्स्ट आ रहा है वो इतना अच्छा ना है और उसके बाद वो रिटर्न ना निकाल पाए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और उसके बाद, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हमने देखा कि पिछले 3 साल के जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे, अगले 3 साल उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा उनसे एक्सपेक्ट किया गया, इवन काफ़ी कम भी रहा है कई सारे फंड्स का। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि वो पैसा निकाल लेंगे, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर आप दोबारा एक फ़ंड ढूंढेंगे, फिर हो सकता है 3-4 साल में उसका फंड मैनेजर चेंज हो जाए, फिर आप दोबारा ये चीज़ें करेंगे। वहीं इंडेक्स फंड में क्या होता है कि वहाँ पे फंड मैनेजर का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि वो पैसिव फंड है, वो सीधा सीधा मार्केट को कॉपी करने वाला है और आपको एक मॉडरेटली लॉन्ग टर्म में 12-13% का रिटर्न निकाल के दे देगा। और कुछ रूल्स हैं आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने चाहिए, वो ये है कि स्मॉल कैप फंड में पूरा नहीं जाना है आपको, कि पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा दिया क्योंकि उनको रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। आपको इंडेक्स फंड रखना ही रखना है अपने पोर्टफोलियो में। आपको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से दूर रहना है, या फिर आपको तभी उनमें इन्वेस्ट करना है जब आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो और आप उसको टाइम कर पाएँ, क्योंकि इनमें क्या होता है 2-3 साल बहुत अच्छा रिटर्न बनता है और उसके बाद अच्छा रिटर्न नहीं बन पाता है। और मेरा ओपिनियन ये है कि जो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इवन कई सारे फंड ऐसे हैं, जैसे कि मेरा जो फेवरेट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें क्या है आपको इतना डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, लार्ज कैप मिल जाएंगे, मिड कैप मिल जाएंगे, स्मॉल कैप मिल जाएंगे, आपको ग्लोबल फंड्स मिल जाएंगे, आपको जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो मिल जाएंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल वगैरह है, उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा बजाय किसी और फंड के। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप चाहे किसी भी लेवल के इन्वेस्टर हो, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि फंड मैनेजर के जो हाथ हैं वो बंधे हुए नहीं होते, वो खुल के खेलता है। तो जब अच्छे से उसको मौका मिल रहा है कि उसके पास ऑप्शनैलिटी बहुत है, तो वो अपनी जो नॉलेज है उसका सही तरीके से यूज़ कर पाएगा। वहीं अगर उसके हाथ बांध दिए जाएंगे जैसे कि लार्ज कैप में बांध दिए जाते हैं, तो वो कोई खास रिटर्न निकालने वाला है नहीं इंडेक्स फंड से, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। और अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में 10 साल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 11% लार्ज कैप फंड ही हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर पाएँ। तो ये कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा आपको ओवरलैपिंग का बहुत ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में कंसिडर किया था, मैं आपको यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया कि एडवाइजर खोज और फंडो.com ये 2 वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप फंड का ओवरलैप भी चेक कर सकते हैं। और आपको जो टोटल फंड है वो कितने रखने हैं, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आपको फंड रखने हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, हालांकि अगर आपकी SIP का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है तो फिर भी आप 1-2 कैटेगरी में कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप HNI कैटेगरी में आते हैं, करोड़ों का पोर्टफोलियो, फिर भी आप 8, 10, 12 म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, वरना इसके बियॉन्ड जाने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इनके जो ओवरलैपिंग होती है बहुत होता है। 2 फंड है उसके, इसमें 50 स्टॉक हैं, इसमें 50 हैं और 40 to 45 स्टॉक्स तो सेम ही है, तो एक्चुअली में डाइवर्सिफिकेशन है नहीं, आपको लग रहा है। उसके अलावा आपको सिर्फ रेप्यूटेटेड नेम के साथ जाना है, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, UTI हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, इस तरह के जो रेप्यूटेटेड नेम है मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसी में जाइए। वैसे अपनी चॉइस है, नए फंड है वो भी हो सकता है कि वो भी अच्छे हों, पर फिर भी आपको क्योंकि 15-20 साल 25 साल इसमें टिकना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रेप्यूटेटेड नेम्स के साथ ही जाएँ। तो इस तरह की अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, 5 से 6 फंड लेते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है इसमें ये फॉलो करते हैं और एक
अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में घबराएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने स्मॉल कैप में पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में घबरा जाएंगे। अगर आपने इंडेक्स या लार्ज कैप फंड में पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लगेगा यार एक्स्ट्रा अल्फा तो मेरा छूट ही गया, क्योंकि 3 से 4% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप एक आइडियल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी, आपने को कुछ नया सीखने को मिला है, जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं जो भी आपको सीखने को मिला। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचें, मैं विद इन 24 आवर्स ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा।